माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो ये वीडियो है किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, अब ये कहाँ पर आएगा, मतलब हमें कहाँ यूज़ होगा? तो ये यूज़ होगा हमारे जितने भी, अगर नीट, आपको पता होगा नीट है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम ना, इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहाँ पर एम्स में और वेरियस स्टेट की जो स्टेट मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पर एडमिशन होता है। तो नीट में एक सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी, उस बायोलॉजी में एनसीईआरटी है वो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जो सेलेक्ट हो चुके हैं नीट में और उनको मेडिकल कॉलेज मिल गया है, उनका इंटरव्यू देखा होगा, तो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जो एनसीईआरटी है अगर हम उसको लाइन टू लाइन समझें, लाइन टू लाइन रीड करें, ठीक है, तो हमारा जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हमें आसानी होगी बायोलॉजी में, बायोलॉजी को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में हम यूकैरियोटिक, हमने क्या पढ़ा है, सेल्स के बारे में पढ़ा है, सेल थ्योरी क्या थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं उनको। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली थी, राइबोसोम्स ना, लास्ट लेक्चर हमें देखा था राइबोसोम्स के बारे में, और राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स की मैं अभी एक पिक्चर लेके आया हूँ, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक पिक्चर है। ये पिक्चर प्लांट, यूकैरियोटिक सेल में भी एक प्लांट सेल का पिक्चर है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन सी कैसी स्ट्रक्चर होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपको बाहर दिख रही है, मैं आपको देखो एरो करके बता रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये देखो, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर, ये ऐसे ऐसे है ना, ये ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, अब सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अब ये इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार, तो ये तो क्या होगी, सेल वॉल होगी। देखो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे पार्ट्स है, देखो ये पार्ट्स है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, और ये फिर ये पार्ट है, ये पार्ट, ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर है। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर जो है ये सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के अंदर एक और लेयर है, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक और लेयर है, देखो ये एक और लेयर है, इसको ध्यान से देखना है, ये एक और लेयर है। ठीक है, ये लेयर क्या है, ये लेयर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, सेल वॉल होगी, और ये सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये दो लेयर्स होती हैं किसमें, प्लांट सेल में। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें क्या नहीं होता है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है। क्या क्या होता है, केवल सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। अब जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल भी अब्सेंट होता है, तो केवल एनिमल सेल में क्या होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल के बारे में पर देख रहे हैं, तो प्लांट सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे बाहर लेयर कौन सी है, सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये दो ही लेयर होती है प्लांट सेल में। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी, ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, एक ये बहुत बड़ी, ये बड़ी वाली स्ट्रक्चर है, ये दिखाई दे रही होगी। अब ये वाला चीज़ है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये न्यूक्लियस के पास, इस चीज़ के बाहर एक भी बहुत सारे ऑर्गन दिखाई दे रहे होंगे। अब इनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ इसकी। देखो ये वाली चीज़ जो है, इससे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये रहा नाम, ये देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है ना। क्या होता है, आनुवंशिक या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, पैक करके रखता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर देख लो एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो
न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था कि जो डीएनए है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, मतलब न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कह रहे थे। ठीक है, तो न्यूक्लियस हो गई। न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गन होता है जो कि होता है न्यूक्लियोलस। अब देखो, अब ये न्यूक्लियोलस उन्हीं के पास होगा जिनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वही उन्हीं में न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियस सीधा संबंध है ना, न्यूक्लियोलस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगी, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस उन्हीं में होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये चीज़ देख ली। अब ये देखो, ये जो न्यूक्लियस जो है इसके पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है। देखो ये वाली स्ट्रक्चर्स, ये जो मैं ब्लैक पेन से है ना बता रहा हूँ आपको, तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये वाली स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस से अटैच्ड है, मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या है, अटैच्ड है ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यूक्लियस से। ठीक है, फिर ये वाली चीज़, ये देखो, ये आपको ये दिख रही होगा ना, ये जो मैं ब्लैक पेन से बता रहा हूँ आपको, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ब्लैक पेन से बता रहा हूँ आपको, ये है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस कहते हैं। ठीक है, ये होता है। और फिर ये क्या है, सब सारे सेल ऑर्गेनली है। ये जो मैंने बताया था ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये भी एक क्या है, सेल ऑर्गेनली होता है। गोल्जी एपरेटस जो है वो भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनली होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में था राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, है ना, गैस वैक्यूल भी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी होता है। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। फिर अगला देखो, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया, मैंने बता दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। फिर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बता दिया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। फिर है ये वैक्यूल, ये देखो, ये बड़ी वाली स्ट्रक्चर जो है, ये बड़ी है ना, एक वैक्यूल के रूप में, वैक्यूल आपने सुना होगा, सब्जेक्ट ये वर्ड सुना होगा। वैक्यूल का मतलब होता है एक, हिंदी में कहे तो रिक्ति, है ना, रिक्तिका कहते हैं हिंदी में इसको। तो ये जो वैक्यूल जो है, इसे वैक्यूल कहते हैं, ये बहुत बड़ी होती है वैक्यूल। प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, छोटी छोटी गैसेस, मतलब वैक्यूल होती है, उनमें क्या होता है, गैस भरा होता है। इसी के कारण, गैस वैक्यूल के कारण वो क्या होते हैं, जो वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। इसी गैस वैक्यूल के कारण प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो वाटर में, है ना, फ्रीली फ्लोट करती है। ठीक है, तो ये गैस वैक्यूल होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, ये वैक्यूल बहुत बड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट सेल में अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। तो इनमें क्या होता है, गैस नहीं होता है, इसमें कुछ लिक्विड होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें, उनके वैक्यूल में गैस भरी होती है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये देखो, ये वाली, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो चीज़ है, ये प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, किसी सेल को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये है क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, केवल प्लांट, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल प्लांट सेल में ही होता है। ठीक है, और ये प्लांट सेल में क्या करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट सेल का, प्लांट्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये आपने छोटी क्लास में देखा, सुना ही होगा कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस है वो एक्चुअल में कहाँ होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम।
इसी मतलब 11th में ही है, प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ आगे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर देख ये कुछ ऑर्गेनेलिज होते हैं, पेरोक्सिसोम्स, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म आपको पता है ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर क्या है, माइक्रोट्यूबुल ये सब हम आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल क्या होती है, कहीं का पर इरेगुलर होती है, मतलब यहाँ पर एक कह सकता है कि कनेक्शन होता है माइटोप्लाज्मा, सॉरी ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये क्या होता है, सेल वॉल में एक होल टाइप होता है, ये कनेक्टिव होता है, कनेक्ट करता है कुछ किसी चीज़ों को, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे उसको, प्लाज्मोडेस्मेटा को भी, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जो है मैंने बताया था, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है डायरेक्टली, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों टाइप की है ना, ER है वो प्रेजेंट होती है जो प्लांट सेल में। तो ये वाली जिसमें राइबोसोम्स, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें राइबोसोम नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम आपको पता ही होगा क्या है। तो राइबोसोम कहाँ पर होता है, राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, दोनों के साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है। साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम बहुत सारी जगह पर होता है। तो ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि राइबोसोम है वो निम्न में से किस पर राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। किस में अब्सेंट होता है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो एक चीज़ है लाइसोसोम इसे, ठीक है। इस लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आत्मघाती थैली। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तब ये क्या कर देगी, सेल को क्या कर देगी। इनमें देखो लाइसोसोम में है ना बहुत सारे टॉक्सिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन आती है कि जो लाइसोसोम है ये अपने जो टॉक्सिक एंजाइम है लाइसोसोम में फट जाता है, ठीक है। और वो ये काम कौन करता है, ये लाइसोसोम अपना खुद है, ये लाइसोसोम है, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ये लाइसोसोम है वो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है। तो फटने से ये जो टॉक्सिक एंजाइम है वो सेल में मतलब सेल के चारों, सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो चारों ओर क्या हो जाता है, चारों ओर चला जाता है। और वो क्या कर देता है, जितने भी हमारे एसेंशियल जो लिक्विड्स है, जितने भी एसेंशियल प्रोटीन्स है उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं शायद इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली को शायद तक सुसाइडल पॉलीथीन कहते हैं शायद तक, और क्या कहते हैं वो आप देख लेना। लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम हो गया, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, प्लांट सेल की। अब इनके देखो स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, अब स्ट्रक्चर के साथ साथ हर पार्ट की हमें फंक्शन है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल है वो प्लांट सेल को क्या करती है, बाहर से जितने भी प्रेशर होता है उसको क्या करती है, हैंडल करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन है वो जितने भी सेल के अंदर से बाहर कोई भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में ये जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल का क्या रोल होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, तो ये वो फंक्शन है वो आपको भी पता होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा है, इसमें केवल हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने देख लिया, स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं इन सभी ऑर्गेनेलिज का, इन सभी स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या होता है, ये हम आगे
चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैंने बताया है प्लांट सेल का। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, हमने इंक्लूजन बॉडीज तक कर लिया था, अब हम करते हैं यूकैरियोटिक सेल का स्टडी करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हम क्या करेंगे, द यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। अब देखो, ये जो नाम है, ये प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी, ये क्या है, ये 5 किंगडम है। ये इसी मतलब 11th में ही ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें बताया है कि जो जितने भी हमारे एनिमल्स जो हैं, मतलब सॉरी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इनको 5 किंगडम में बांटा गया है, मतलब क्लासिफाई किया है 5 अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी होती है मोनेरा। उस मोनेरा में क्या होता है, केवल बैक्टीरिया आते हैं। फिर है प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी ना, जो मोनेरा है, मोनेरा में क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, फिर आता है फंजाई। ये जो फंगी होता है उसमें सिंगुलर मतलब सिंगल सेलुलर भी होते हैं और बहुत सारे मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, इनको फंगी को अलग बांटा गया है। फिर प्लांट्स में बांटा गया है और फिर एनिमल्स। इन 5 जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी यूनिवर्स में या अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इन 5 कैटेगरी में ये जो मोनेरा जो है, इसमें केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स आती है, केवल इसमें प्रोकैरियोटिक होती है। और बाकी जो 4 किंगडम जो है, 4 जो क्लासेस होती हैं, उनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स किस में होती है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन 4 किंगडम में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक यही कह रहा है कि यूकैरियोट्स है वो कौन होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और फंगी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कौन, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि यूकैरियोट्स कौन होता है, तो यूकैरियोट्स इन किंगडम वाले, मतलब इन किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। उनमें क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentization of cytoplasm through the presence of membrane bound organisms। अब इन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एक क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से मतलब मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनिजम्स पाए, मतलब ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनियस जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेनियस जो क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज हैं वो पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनियस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है सेल ऑर्गेनेलिज में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवलप। मैंने बता दिया था आपको जो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें उनके न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर आगे देखते हैं, इन एडिशन ये क्या है, इन एडिशन eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures। भाई इन एडिशन मतलब अब न्यूक्लियर में एनवलप जो होती है और उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी मतलब चलने में सहायक जो होती हैं वो स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, और साइटोस्केलेटन होता है एक
ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गन होता है, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी क्या करना है हमको, सिर्फ ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके नाम याद रखना है, ठीक है। इनके नेम है वो लर्न करना है हमको। इन सब के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। भाई जो यूकैरियोट्स होता है उनका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। वो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। अब क्रोमोसोम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था, तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट लेक्चर में जाके आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट रूप होता है डीएनए का। तो अब वो आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी वो समझा नहीं सकता, वो पहले समझा दिया है, ठीक है। क्रोमोसोम्स हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल किस रूप में होता है, क्रोमोसोम के रूप में होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिकल मतलब एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल्स। जो प्लांट सेल्स होती हैं, देखो यूकैरियोटिक सेल दो टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा था कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डिफरेंस होता है, वो ना आइडेंटिकल नहीं होती है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है। यही चीज़ बता रहा है ये लाइन। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल, ये पढ़ ली। प्लास्टिड एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। भाई ये हमने देख लिया कि एनिमल सेल में एक तो सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। और जो एनिमल सेल है उनमें ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती, ये जो मैंने बताया था ये वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है ये केवल प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो अब्सेंट होती है, और क्या अब्सेंट होता है, लार्ज वैक्यूल अब्सेंट होती है। और प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। उनमें से एक है क्लोरोप्लास्ट, इस एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट है एक मतलब टाइप है किसका, एक प्लास्टिड का टाइप है। 2 और टाइप होते हैं, वो हम आगे लेक्चर में मतलब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट है वो एक टाइप है किसका, प्लास्टिड का ही एक टाइप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। भाई जो एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है, लेकिन जो सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इन लाइन को आपको मतलब इन लाइन को पढ़कर आपको क्या पता चलता है कि ये जो लाइनें हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रही है प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, ये क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो इन लाइन को अगर आपको नोट्स बनाना है तो कैसे बनाना है, एक तरफ प्लांट सेल लिख देना उसके फंक्शंस, फिर दूसरी तरफ एनिमल सेल लिख देना और उसके फंक्शंस लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एनसीईआरटी को ही क्या करना है, हमको फॉलो करना है, चाहे कौन सा भी मतलब जिस एग्ज़ाम में बायोलॉजी आ रही है और 11th-12th का बायोलॉजी का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है और अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहले रीड करना है, और जितना भी रीड किया उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, और उस अंडरस्टैंड की हुई चीज़ को हमें शॉर्ट नोट्स में बनाना है, और उन शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ करना है।
ठीक है, अब बहुत सारी बातें होगी स्ट्रेटजी के। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली जो सेल है वो एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल के लिए मैं अगले लेक्चर में एनिमल सेल बताऊंगा। तो ये पूरा कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल को। लेट अस नो लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेलीज टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो अब हम अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो इंडिविजुअल सेल जो है, सेल ऑर्गेनेलीज, अब हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं कौन कौन से। एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्जी एपरेटस, तीसरा हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड एक तरह के ना, प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल होता है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, इन जितनी भी हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्लांट सेल में हो चाहे वो एनिमल सेल में हो, उनको हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, रीड करेंगे आगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अगले वाला लेक्चर है वो आप मिस मत करना, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपको क्या कराऊंगा, एनिमल सेल का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बताऊंगा, और क्या बताऊंगा, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। सारा जितना भी ऑर्गेनेलीज हैं वो एक साथ तो नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, पूरा सेल के बारे में ही है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जितनी भी सेल्स में फंक्शंस होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।